28 फरवरी को जिस जंग का आगाज़ हुआ, आज 21 मार्च ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन हो चुके हैं। इसमें कई अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आए और कई ज़्यादा जो है वो जानों का ज़िया हुआ, जो कि स्टिल हो रहा है। अब असल में इसके पीछे जो हक़ाइक़ छुपे हुए हैं, जो अवामल शामिल है, आज ज़रा उस पर हम रोशनी डालते हैं। इस जंग का आगाज़ 28 फरवरी को अमेरिका ने ये कह के किया कि हमें ईरान से ख़तरा है कि वो हम पे अटैक कर सकता है, जबकि जियोग्राफिकल और अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो ईरान और अमेरिका का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर यहाँ से दूर है। दूसरा, अमेरिका ने यहाँ पे क्लेम ये किया कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर पावर की जो फैसिलिटी है वो मौजूद है, इसलिए खित्ते को ख़तरा है, हम ये चीज़ जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए ये भी एक उसने जवाब बना के ईरान पे हमला किया। जबकि हक़ाइक़ कुछ और हैं। ऑलमोस्ट 1 साल पहले अमेरिका इस चीज़ को क्लेम कर चुका था कि उसने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो ईरान के अंदर ख़त्म कर दी। अब ईरान पे अमेरिका का हमला करने का जो जवाब है वो बनता नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल के उकसाने पे अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और उसके बहुत ख़तरनाक नताइज जो है वो हमारे सामने आए। इस वक्त ईरान जो है वो तनहा लड़ रहा है और उसके साथ जो ममालिक शामिल हैं। अगर आप थोड़ा सा, ये बिटर रियलिटी है बीइंग अ मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो ईरान के अगेंस्ट किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अमेरिका का डिस्टेंस ईरान से ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर दूर है, तो वो डायरेक्टली जो है वो अमेरिका से ईरान पे हमला नहीं कर सकता। एक तो उसकी प्रॉक्सी जो है वो इसराइल यहाँ पे मौजूद है, जबकि दूसरे अगर कंट्रीज़ की बात करें तो गल्फ़ के अंदर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन एयर बेसेस मौजूद हैं और वो ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान ने एक बात को क्लेम किया और ईरान इन ममालिक पे भी हमले कर रहा है, और जब इन ममालिक पे ईरान हमले करता है तो वो आगे से चीखते हैं। जबकि ईरान एक बात को क्लेम करता है कि आप यहाँ से अपने सारे के सारे जो अमेरिकन अड्डे हैं वो उनको ख़त्म कर दें, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि चाइनीज़ सदर ने भी ये चीज़ क्लेम की कि अगर मिडल ईस्ट इस चीज़ की गारंटी दे दे कि अमेरिकन एयर बेसेस ईरान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होंगे तो ईरान जो है वो दोबारा इन ममालिक पे हमले नहीं करेगा। इस बात की गारंटी जो है वो चाइनीज़ सदर ने भी दी, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो सका। कुछ अर्सा पहले जो है मिडल ईस्ट का दौरा जो है वो ट्रंप ने किया, जिसमें एक चीज़ वाज़े आपको पता है कि कतर ने एक त्यारा भी ट्रंप को गिफ्ट किया, सिर्फ इस आड़ में कि अमेरिका जो है वो इन ममालिक को डिफेंस प्रोवाइड करता है। अब जबकि इस जंग के बाद बहुत सारे नज़रियात जो हैं वो बदल चुके हैं। इन ममालिक के ऊपर ईरान जो है वो अटैक किया जा रहा है और अब इन ममालिक को अपना ख़तरा पड़ गया है। जब इन्होंने एयर बेसिस प्रोवाइड की, ऑब्वियसली एयर बेसिस किसके अगेंस्ट प्रोवाइड की थी? ईरान के अगेंस्ट प्रोवाइड की थी, पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड की थी, और तो इसका यहाँ पे कोई जवाब बनता नहीं है। एक तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। पिछले 20-21 दिनों के अंदर ईरान का ठीक ठाक नुकसान हो चुका है। सबसे पहले तो उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया गया, फिर उनके कई लीडर जो हैं वो शहीद किए गए ईरान और इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और स्कूल के अंदर जो है वो हमला हुआ। पिछले हमने वीडियो में ये बात बताई थी कि ऑलमोस्ट 175 बच्चियाँ जो है वो शहीद की गई, जिसके बाद में अमेरिका ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। इसराइल के अंदर भी नुकसान हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना कि ईरान के अंदर हुआ। ईरान के पास ऑब्वियसली उसके ऊपर अटैक हुआ है तो वो इन रिटर्न रिटेलिएट करेगा, वो अपने दिफा का हक रखता है। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि ईरान तनहा लड़ रहा है, उसको प्रॉपर जो है वो ओपनली कोई दूसरे मुल्क जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे तय हुई थी, ट्रंप ने भी इस चीज़ को वाज़े किया कि एनर्जी ज़खायर के ऊपर जो है वो ना तो अमेरिका हमला करेगा, ना इसराइल हमला करेगा और ना ईरान हमला करेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो इसके फेजेस टोटली मुख्तलिफ हो चुके हैं। ईरान ने एक चीज़ वाज़े की कि अगर इन दैट केस अगर ईरान के एनर्जी ज़खायर के ऊपर अमेरिका या इसराइल में से कोई हमला करेगा तो ईरान के पास ये राइट मौजूद है कि वो इन रिटर्न इन ममालिक के ऊपर जो है वो हमला करेगा। और ऐसा ही हुआ। इसराइल ने एक चीज़, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस का ज़खायर है वो पर्शियन गल्फ़ के अंदर मौजूद है, जिसका आधा हिस्सा ईरान के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो कतर के अंदर मौजूद है। आधा हिस्सा जो साउथ पारस के नाम से मौजूद है वो ईरान के अंदर है, जिसकी 50% जो है वो ईरान अपनी गैस की प्रोडक्शन वहाँ से करता है, जबकि दुनिया का 20% गैस
गैस जो सप्लाई हो रहा है वो कतर से हो रहा है, जो कि उसका नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ डोम भी उसको बोलते हैं और रास अल फान भी बोलते हैं। ये कतर के कैपिटल से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। जब इसराइल जो है वो अटैक करता है ईरान के एनर्जी ज़खायर पे, जहां पे उसके गैस के ज़खायर थे, साउथ पारस पे उसने अटैक किया, तो ईरान ने ये चीज़ वाज़ेह की थी कि अगर ईरान के एनर्जी ज़खायर पे से अगर ईरान की एनर्जी ज़खायर पे अमेरिका या इसराइल में से दोनों ने किसी ने भी हमला किया तो वो खित्ते का कोई भी एनर्जी का ज़खीरा जिसकी एसोसिएशन जो है वो अमेरिका के साथ है वो नहीं छोड़ेगा। जबकि ईरान ने ऐसा ही किया। उसने क्या किया कि कतर के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़खीरा नेचुरल गैस का LNG का मौजूद है, रास अल फान, उस पर अटैक किया और ऑलमोस्ट कतर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लेम किया उन्होंने कि 70% उसका हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है और ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का अरसा जो है वो उसको रिकवर होने में लगेगा। यहाँ पे एक चीज़, एनर्जी क्राइसिस तो हम पहले ही देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो रही है। ऑल्दो कुछ जो है वो वहाँ से कुछ जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली जो है वो एनर्जी ज़खायर पे जब हमले हो रहे हैं तो ऑब्वियसली LNG की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। उसके जो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एशिया के अंदर जो ममालिक मौजूद है उन पे तो आएंगे ही आएंगे और इसके इफेक्ट जो हैं वो यूरोप तक भी जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंदर चाइना के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क था जिसने कतर से ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन जो है वो LNG की सप्लाई ली थी। अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? सप्लाई लाइन जो है वो रुक जाएगी क्योंकि वो बंद कर दिया उन्होंने और पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से सप्लाई लाइन जो है वो रुकी हुई थी। अब जो है वो गैस की प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस जो है वो बहुत हाई हो जाएंगे। ये अगर ये वार एज सून एज पॉसिबल नहीं रुकती तो दुनिया जो है वो 360 के एंगल पे बदलेगी। एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस की प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ेंगी। अब आके एक चीज़ मिडल ईस्ट को समझ आ जानी चाहिए कि जो अमेरिका इस चीज़ को क्लेम करता था कि हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो डिफेंस प्रोवाइड करने में नाकाम रहा। आज उसे चाहिए, आज ही उसे अकल आ जानी चाहिए मिडल ईस्ट को, ये UAE को, कतर को, ओमान को, कुवैत को, सऊदी अरेबिया को, कि आज ये ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होकर अपना डिफेंस जो है वो खुद से बनाने की कोशिश करें, अमेरिका पर रिलाई ना करें। इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो दूसरे ममालिक भी ऑब्वियसली उठा रहे हैं। उसके मद्दे मुकाबल जो है वो रशिया बैठा हुआ है। उसको जब मिडल ईस्ट से ऑयल की सप्लाई लाइन रुक जाएगी तो रशिया जो है वो अपना फ़ायदा लेगा, चाइना जो है वो अपना फ़ायदा लेगा, दूसरे ममालिक जो हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं। जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो दूसरे छोटे ममालिक हैं, इनको पहले ही, ये डेवलपिंग नेशन है, ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो पहले ही एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है और कई ऐसे मामला जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर यही हालात रहते हैं तो यहाँ पे ना सिर्फ ऑयल और गैस की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगी, बल्कि इससे एसोसिएट जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी प्राइसेस जो हैं वो रेज करेंगी। सबसे बिग चीज़ बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसका सारा का सारा इन्हिसार जो है वो उसके एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइज़र यूज़ हो रही है उसके अंदर LNG का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, हमारी ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस्ट्री जो है इसके साथ एसोसिएट हैं, तो महंगाई जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेगी, हर लिहाज से बढ़ेगी।